को लेकर के क्या कुछ चर्चा चल रही है और साथ ही साथ अन्य दलों में अगर बात करें तो अपना दल एस की इस वक्त क्या स्थिति है, छत्रप बन करके उभरी है और बीएसपी के घटते जनाधार पर भी बात होगी। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपना परिचय करा देते हैं। संजीव मिश्रा जी हैं बीजेपी प्रवक्ता। संजीव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी प्रवक्ता आरएलडी। रोहित जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। विकास श्रीवास्तव जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और सुशील दुबे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल संजीव जी आपके पास आऊंगा। संजीव जी, मैं सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को अभी हमने बताया और लेटेस्ट अपडेट भी हमने बताया कि दिल्ली से लेकर के अगर बात करें, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक योगी सरकार पार्ट 2 के गठन को लेकर के मंथन जारी है, गहमा गहमी जोरों पर है और हर शख्स के जहन में अब यही सवाल है कि मंत्रिमंडल का कैसा स्वरूप होगा, तो किस तरीके की सुगबुगाहट चल रही, जरा जानना चाहेंगे। देखिए, मंत्रिपरिषद का क्या स्वरूप होगा जी। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा निश्चित रूप से। उसके बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं वो लोग अपने मन से बना रहे हैं। पार्टी का भी कोई ऐसा स्टैंड नहीं आया है जो मैं आपको क्लियर कर सकूं। जी नहीं, मन से की बात नहीं, यहां पर आप एक प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, पार्टी में क्या चल रहा है, नए चेहरे जो हैं, युवा चेहरों को कितनी तरजीह दी जा सकती है, मेरा उस पर भी आपसे सवाल है जी। ये कि नहीं, बाकी मुझे भी पता है कि शीर्ष नेतृत्व ही मोहर लगाएगा, दिल्ली से ही मोहर लगेगी, चाहे वो नामों को लेकर के हो, चाहे वो प्रत्याशियों के चयन को लेकर के हो। संजीव जी ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का मैंडेट मिला है, जो हमारे कमिटमेंट थे, हम उन पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें जहां नौजवान शक्ति भी शामिल होती है, वहीं बड़े लोगों का, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद रहता है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय अब करने जा रही है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जनमानस के हित में होगा और उन उत्तर प्रदेश का कैसे विकास हो सके और आगे, इस पर पूरा निर्भर करेगा। बिल्कुल बड़ी बात कि विकास कैसे हो, क्योंकि विकास किस तरीके से, विकास को लेकर ही आप लोगों का एजेंडा भी शुरू से ही रहा है। रोहित जी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित जी, अगर हम बात करें तो लगातार विकास का मुद्दा आप लोगों का भी था और तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जिन लोगों को लेकर के आप जनता के बीच में गए। मंथन आपके यहां भी चल रहा होगा। फिलहाल अब नई सरकार के गठन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आप लोगों की इधर इस बीच क्या कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए, जनता ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, विपक्ष के तौर पे हमें मजबूत किया है और निरंतर हम उसके ऊपर मंथन कर रहे हैं कि हम उस मैजिक फिगर को क्यों नहीं छू पाए। उसके ऊपर मंथन हमारा जारी है और जल्द ही हम जनता के बीच में हम दोबारा सक्रिय हो चुके हैं पूरी तरीके से और जनता के मुद्दों पे हम अग्रसर हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी अगर जनता के मुद्दों को पे गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो उनको दोबारा घेरेंगे हम। और अब तो हम सदन के अंदर भी मजबूत हैं, तो सदन के अंदर भी घेरेंगे। रोड पे हम पहले घेरते ही थे, अब सदन के अंदर भी घेरेंगे। देखिए, हम विपक्ष की जो भूमिका होती है कि सरकार के सामने जनता की जो समस्याएं हैं उसको हम रखें, प्रस्तुत करें, वो हम निरंतर एक प्रमुखता से करते रहेंगे। जनता ने हमें जो भी आशीर्वाद दिया है, विपक्ष के रूप में हमें मजबूत किया है, तो विपक्ष की भूमिका में हम 5 साल काम करेंगे। लेकिन रोहित जी, अभी बीजेपी का कहना है कि इस बार हम विपक्ष को मौका ही नहीं देंगे पूरी तरीके से, जब हम जनहित में ही काम करेंगे एकदम। जनहित तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। 10 तारीख को इनको मैंडेट मिला है और जनहित का जो इनका कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया है इन्होंने। ईपीएफओ अकाउंट होता है जिसके अंदर इन्होंने ब्याज दरें 8.5% से घटा के 8.1% कर दी हैं। अब ये जनहित कार्यक्रम तो शुरू कर दिया इन्होंने, तो जो महंगाई की मार है वो मारना शुरू कर दी है जनता को, तो इसके ऊपर सवाल तो पूछेंगे ही, सवाल तो बनता ही है। पर ठीक है, आप शपथ लीजिए। अगर 5 राज्यों के चुनाव का आप इंतजार कर रहे थे तो ये शर्मनाक है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है जो सरकारी कर्मचारी और जो भी नौकरी पेशा के लोग हैं, जो जिनके पीएफ अकाउंट्स हैं और उनके ऊपर पहले जो महंगाई की मार थी उसके ऊपर एक और मार आपने दी है, तो मुझे लगता है विकास तो इन्होंने शुरू कर दिया है अपना। चलिए, विकास की बानगी कितनी देखी जा रही है, मैं विकास जी के पास आऊंगा। विकास श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता है। विकास जी, आपने बीजेपी की बात भी सुनी और आरएलडी प्रवक्ता रोहित जी की भी बात सुनी। मंथन लगातार आप लोगों में भी चल रहा है, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक। अभी सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई है उसमें भी लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि अब मिल करके हम काम करेंगे, बहुत सारी योजनाओं पर अभी हम काम करेंगे और मिल करके काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। विकास परक और मुद्दा परक राजनीति आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। जो विषय थे वो अभी कहीं गए नहीं हैं।
प्रचंड बहुमत मिल जाना या सरकार बना लेने का मतलब ये नहीं है कि जनता बहुत खुश है, जनता को सारे मुद्दों पर वो खरी नहीं उतरी, क्योंकि चुनाव हमारा हो गया पूरी तरीके से सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण की लहर आ गई, और ध्रुवीकरण की लहर कुछ ज़्यादा हो गई, जिसमें समाजवादी पार्टी बनते बनते रह गई और कांग्रेस पार्टी को जो उम्मीद थी उस उम्मीद से ज़्यादा हमको नुकसान हुआ है। पर हम निराश नहीं है, हताश नहीं है, और हम पूरी ऊर्जा के साथ इस सरकार के हर गतिविधियों पर, हर कदम पर पूरी नज़र रखेंगे। जैसे हमको पता चलता है एक भी गलत काम, एक भी निर्णय जो सरकार इस उत्तर प्रदेश के खिलाफ है, क्योंकि पिछले 5 साल से और 7.5 साल से मोदी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश की बदहाली और उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ की बेरोजगारी, युवाओं के संघर्ष को नकारा गया है। लगातार महिला हिंसा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है, कुपोषण में नंबर 1 रहा है। सरकार को अच्छा बहुमत मिला है, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए, इसकी मैं उनको बधाई दूंगा, पर उनकी हर गतिविधियों पर सदन से लेकर सड़क तक पूरा संघर्ष कांग्रेस पार्टी करेगी, जनता को निराश नहीं करेगी, जनता की उम्मीदों पर। चलिए, सड़क से लेकर के आप सदन तक आप संघर्ष करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपकी स्थिति की बात करें तो क्षेत्रीय दलों से भी अब बदतर हो गए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं अब वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी के पास आ रहा हूं। सुशील जी, लगातार अब योगी सरकार पार्ट 2 को लेकर के, गठन को लेकर के हम तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसा होगा, नए चेहरों को कितनी तवज्जो दी जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि जो पुराने हैं, जो दिग्गज हैं, काम किया जिन्होंने लेकिन जीत नहीं दिला पाए, उनके क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी, उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा? लोगों के जहन में यही सवाल चल रहा है। आलोक जी, पहले तो मैं आपके जबर चैनल भारत समाचार के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को जो पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं दोबारा, उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं ये शुभकामनाएं दूसरी ये देता हूं कि भविष्य में आने वाले वक्त में इस देश के यशस्वी वो प्रधानमंत्री बने, ऐसी मेरी उनको शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। अब आलोक जी, बात आई आपकी दूसरी, तो बहुत लोग हारे हैं, करीब 13-14 मंत्री हारे हैं, एक डिप्टी सीएम हारे हैं, लेकिन बहुत से शानदार चेहरे जीते भी हैं। 25 महिलाएं जीती हैं, उपराज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी जीती हैं, अदिति सिंह जी पुरान जीती हैं, ऐसे करीब 25 महिलाएं बीजेपी से जीती हैं। जी जी। अरविंद शर्मा जी, ऐसे लोग आपके पास धरोहर के रूप में, एमएलसी के रूप में हैं ही हैं। कितने बड़ी शख्सियत राजेश्वर सिंह जी जीते हैं, असीम अरुण जी जीते, ऐसे बहुत से शानदार चेहरे। ब्रजेश पाठक जी पुनः बहाली लीड के साथ जीते हैं। पंकज सिंह जी 1 लाख रिकॉर्ड जीत से जीते हैं। बिल्कुल, ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने चेहरे बीजेपी के पास जीते हैं। तो उनको, बीजेपी को अभी चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर उनके पास हिंदू हृदय सम्राट योगी जी के रूप में, मोदी जी के रूप में कुशल नेतृत्व है, जो सामने दिख रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने 5 साल सत्ता में रह के भी हारे हैं, उनका बहुत लोड नहीं लेना चाहिए। जो मंत्री 5 साल सत्ता में रह के हारे हैं, या जिन सांसद बीजेपी या जिन मंत्रियों के क्षेत्र में विधायक नहीं जीत पाए, मंत्री तो हारे ही हारे, उनके विधायक का भी, मंत्री तो एक जिले का थोड़ी, एक प्रदेश का थोड़ी, जिले या विधायक का थोड़ी होता है, वो जिले का होता है, प्रदेश का होता है। इंटायर उनकी भी समीक्षा करनी चाहिए। और इतने अच्छे बहुमत, मैं कहता हूँ शानदार बहुमत पे कोई वजन लेके, कोई लोड लेके योगी जी को, मोदी जी को, शाह जी को काम नहीं करना चाहिए। सीधे सीधे जो मैंडेट मिला है जनता से 255 सीटों का, उस मैंडेट को लेकर मंत्रिमंडल का निर्माण करना चाहिए। जनता क्या चाहती है ये बीजेपी वाले खूब जान चुके हैं, और जनता भी जान चुकी है। और एक बात का हम आपके बिल्कुल 100% आपके माध्यम से बधाई देंगे, देश के प्रदेश के वोटर को, कि लोगों ने 1 to 1 चुनाव करके यहाँ की ओवैसी टाइप की, रावण टाइप की और तमाम पार्टियां टाइप की जो था गंदगी थी, उसको खत्म करके एकदम 1 to 1 कर दिया। अब जो कुछ है वो सामने है। विपक्ष सामने है तो सत्ता पक्ष सामने है। सत्ता बहुत मजबूत है तो विपक्ष भी कम मजबूत नहीं है। 111 का पूरा बिल्कुल। ये अभी विकास जी ने भी कहा। संजीव जी, आपके लिए सवाल कि अगर सत्ता पक्ष मजबूत है तो विपक्ष भी मजबूत है, और विकास जी ने भी कहा कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी भी उतनी बेबाकी से वो बात उठाएंगे, सदन में भी आप लोगों को कोई मौका नहीं देंगे। नहीं, यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। पिछले 5 साल में जिस तरीके से विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी, और जो भूमिका थी उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा था। जिस तरीके से जब वैश्विक महामारी कोरोना आई तो ये कहा गया कि साहब लॉकडाउन क्यों हो रहा है, जब खोला गया तो कहा लॉकडाउन क्यों खोल रहा है, जब वैक्सीन लगाने की बात आई तो कहा गया कि साहब ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लगता है कि विपक्ष को इन मुद्दों को
अब छोड़ना होगा और गंभीरता से, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे तो 5 साल की सरकार में आदरणीय योगी जी ने कोई ऐसा इशू ही नहीं रखा जिस इशू पर विपक्ष कुछ करता, लेकिन ये जरूर है कि अब विपक्ष भी मजबूत हुआ है और लोकतंत्र में मुझे लगता है कि ये विपक्ष मैं अगर खाली कांग्रेस की बात ना करूं, मैं विकास जी आपकी बात करूं, जिस तरीके से ओवरऑल विपक्ष की बात करते हैं तो कोरोना काल की जिस तरीके से बात की संजीव जी ने, तो कांग्रेस भी उस समय काफी मदद कर रही थी, लेकिन किस तरीके से राजस्थान से लाई छात्रों को, लेकिन उस वक्त सरकार या यूके की सत्ता पक्ष मदद लेना ही नहीं चाह रहा था। आप लोग भी आरोप लगा रहे थे। जी विकास जी, देखिए आरोप नहीं लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तानाशाही तरीके से राजस्थान की बसों को वापस किया और हमारी नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर कराए, आज उनको जेल जाना पड़ा। जय कुमार लल्लू जी को महीने भर करीब जेल रहे। इस सब तरीके का जो व्यवहार रहा वो उसने खुद ही विपक्ष को पूरी तरीके से नकार दिया। अगर सरकार तानाशाही से नहीं चल सकती है, एक कांग्रेस पार्टी आज हो सकता है संख्या में कम हो, पर उसका देश के विकास में, उत्थान में और इस भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में कांग्रेस के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है, उसके नेताओं को नहीं नकारा जा सकता है। जनता का विश्वास आपने हासिल किया है। जो भी रहा, नफरत, जाति, धर्म, जो भी हमको लगता है, जो हम सोचते हैं, जो हमारी समीक्षा है, पर हमको लगता है भी हमको और तैयार होना है, क्योंकि इस तरीके की नफरत, विकरण, बंटवारे की जो आंधी है, इसको हम रोकना है और यह हमेशा हमेशा के लिए रोकना है, क्योंकि इससे आज आप सरकार तो पा सकते हो जाति धर्म के नाम से, पर एक लंबे समय तक एक मजबूत लोकतंत्र संप्रभुता वाला भारतवर्ष नहीं बनाया जा सकता है और कांग्रेस पार्टी के बगैर इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए कांग्रेस को आज अपने गांधीयन थॉट्स के साथ मजबूती से हर लड़ाई में खड़ा होना पड़ेगा और सरकार के अच्छे काम की तारीफ भी करनी होगी और सरकार को सबक भी सिखाना होगा। आने वाले समय के लिए मजबूत रोड मैप भी देना होगा देश के विकास के लिए। कांग्रेस तैयार है कि खुल के कि अगर काम करेगी अच्छा तो शाबाशी देंगे सरकार को? देखिए, कांग्रेस हमेशा बड़े हृदय की पार्टी रही है, विशाल सोच की पार्टी रही है। हमने हर जाति, धर्म, विचारधारा को अपने साथ समाहित किया है। आपने कहा नेहरू जी की सब मंत्रिमंडल को याद किया होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और भीमराव अंबेडकर भी कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और खुद कानून बनाया था। जाति, धर्म, संप्रदायों का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और उसके अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता। आज भी हमने मजबूती से लड़ा है और 2 महत्वपूर्ण नेता हमारे सदन में होंगे जो बहुत ही जिम्मेदारी से अपना विषय रख पाएंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जो संघर्षों से निकले हुए अति पिछड़ों के आवाज है, और तो संजीव जी, आप लोग भी विपक्ष को कितना साथ लेकर के चलेंगे? जिस तरीके से तानाशाही जैसा फिर आरोप लगा, फिर अब आप जवाब दीजिए, मैं चाहूंगा पूरी बेबाकी से। नहीं, कांग्रेस के साथी ने तानाशाही का आरोप लगाया। मैं तो बहुत साफ कहना चाहता हूं और बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, 32 साल कांग्रेस बेहाल हो गई उत्तर प्रदेश में। संगठन नाम की चीज़ नहीं है, जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। बड़े नेता अगर आते हैं तो केवल टूरिज्म के लिए आते हैं, ऐसे पर्यटन के लिए आते हैं। ऐसे समय में कांग्रेस को मुझे लगता है कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आरोप सीधा सीधा लगा कि चुनाव के पहले आप लोग आए, बस खाली 5-6 महीने पहले। और इनको मैं थोड़ा सा बता दूं, वैसे मेरे को नहीं बोलना चाहिए, इनकी व्यक्तिगत पार्टी है, व्यक्तिगत मामला है इनका, लेकिन ये जरूर है कि जहां नौजवान संगठन, छात्र संगठन और यूथ कांग्रेस को जिस तरीके से, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा मजबूती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। कांग्रेस मजबूत होती तो हमें भी अच्छा लगता कि विपक्ष मजबूती से अगर सामने होता तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा रहता, हमें भी सबक मिलता रहता। अगर कहीं कोई हमारी गलती हो रही है तो निश्चित रूप से विपक्ष का काम है कि उसको उठाना और हम उसको उसमें सुधार करने का काम करें। चलिए, आपने कांग्रेस की चलिए बात अगर करें तो मैं रोहित अग्रवाल जी के पास आ रहा हूं, प्रवक्ता आरएलडी के पास। कांग्रेस की बात छोड़िए, आप अपनी बात बेबाकी से कितनी तरीके से मजबूती से सदन में रखेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे आप, रोहित जी? बिल्कुल, जनता ने हम पे विपक्ष के रूप में विश्वास किया है, तो बिल्कुल जनता के मत का हम पूरी तरीके से सम्मान रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विवश करेंगे पूरी तरीके से कि जनता के हित में वो काम करें। अगर भारतीय जनता पार्टी दाएं बाएं जाएगी तो हम सवाल पूछते रहेंगे, जैसे हम पूछ रहे हैं अभी संजीव मिश्रा जी से, और बहुत प्यार से उन्होंने अपनी बारी आने पे भी उसका जवाब नहीं दिया कि ईपीएफ अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट रेट क्यों घटाया महाराज? ये सर्विस करने वाले लोगों के ऊपर आपको क्या नाराजगी है? ये एक मध्यम वर्ग के ऊपर आपको क्या नाराजगी? चलिए, ये सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्योंकि भाई विपक्ष का तो पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाली तो आप लोगों ने आते कहते थे कि ये झटका दिया आप लोगों ने। जी संजीव जी से इस सवाल का जवाब। भाई 10 तारीख आते ही जनता ने आपको तोहफा दिया, आपको 4 राज्यों में सरकार दी और आपने जनता को तोहफा के रूप में आपने उसका इंटरेस्ट रेट घटा दिया।
तो ये कौन सी नाराजगी है जनता से आप? जी भाई, ये कौन सा रिटर्न गिफ्ट दे दिया आप लोगों ने? इस सवाल का तो जवाब दीजिए संजीव जी। मैं जवाब दे सकता हूँ हाँ इसका? जी बिल्कुल, आप बोलिए। देखिए, जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं, अब ये सदन में भी मजबूत हैं, हालांकि अभी चूंकि शपथ नहीं हो पाई है तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। सदन से लेकर के और संसद तक और सड़क पर भी ये धरना प्रदर्शन, अगर इनको लगता है कि जनता के हितों में काम नहीं हो रहा, कर्मचारियों के हितों में काम नहीं हो रहा, तो ये इनको आना चाहिए। बात केवल चैनल पे बैठ करके नहीं काम चलेगा, आप आइए और इसके लिए संघर्ष करिए और किस कर्मचारियों के साथ, भाई साहब, ये कर्मचारियों के साथ खड़े होइए ना। स्तंभ के माध्यम केवल हवा में बात करने से नहीं होगा, चैनल में बोलने से। आप जवाब तो दीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार घटाया है। इस चौथे स्तंभ के माध्यम से हम जनता के ही मुद्दे उठा रहे हैं, और ये चौथा स्तंभ बहुत मजबूत है हमारे देश का। वो मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे थे जो लट की बात कर रहे थे। देश में आज की तारीख में वो चेंज हो गए। चौथे स्तंभ के माध्यम से आपसे सवाल पूछ रहे हैं और जनता तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि जो जनता को आपने रिटर्न गिफ्ट दिया है, ये रिटर्न गिफ्ट क्यों दिया? कौन से अत्याचार के लिए आपने रिटर्न गिफ्ट दिया? जनता ने तो आपको 4 राज्यों में सरकार दी, और आपने ये रिटर्न गिफ्ट दिया क्यों? हम तो जनता के ही सवाल उठा रहे हैं। अगर ये रुके तो मैं जवाब दूं। आप अपनी बात रखिए। रोहित जी, आपने सवाल पूछा, संजीव जी से जवाब लीजिए पहले रिटर्न गिफ्ट के रूप में। जी नहीं, देखिए, ये रिटर्न गिफ्ट की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और देश की सरकारें जिस तरीके से जनता के हितों के काम कर रहे हैं, अगर इनको लगता है कि ये रिटर्न गिफ्ट है, मैंने तो शुरू में ही कहा कि आपका बड़ा संगठन है, बड़ा दल है, पूरे देश में जरा इसके ऊपर आंदोलन करिए ना, और जनता को, कर्मचारियों को निकालिए अपने साथ में। मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन कोई ईपीएफ अकाउंट ही नहीं पता ईपीएफ अकाउंट क्या होता है। अरे सारी जानकारी तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता को ही मालूम है, जो भी कल तक लठ की बात कर रहे थे। मैंने कहा था 10 तारीख को 10 मार्च के बाद जब मिलोगे तो लठ के बारे में भी पूछेंगे, लेकिन आज लठ की बात नहीं हो रही, क्योंकि आप लठ लेके उस समय बैठे हुए थे। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर इससे अच्छा, अगर लठ उठाना पड़ेगा तो लठ उठेगा। भाई, अरे लठ वालों को ठीक किया जाएगा, चिंता मत करो। मौका तो अब लठ वालों को ठीक किया जाएगा। लठ की बात की जाए, लठ वाले जब बनाए भाई उनको ठीक किया गया तो फिर ठीक किया जाए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम पूरी तरीके से खड़े हैं। हाथरस की बेटी की सुरक्षा की जब बात आएगी तो राष्ट्रीय लोकदल लठ लेके खड़ा रहेगा। नहीं, लठ लेके जो खड़े थे उनको सबक भी मिला है, 5 साल में भी सबक मिला, और आगे भी जो लठ लेके चलेंगे ना, उनको जनता ने सबक दिया है, उनको सरकारें भी सबक देंगी और जवाब मांगेंगे। आपको मैंडेट दिया है, लठ लेके चलने वालों को जनता ने सबक दे दिया। इसी लठ की वजह से विपक्षियों की ये स्थिति हुई, और आज भी जो लोग लठ की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इन लठ वालों को लठ बजा करके ही जवाब देती है, और उन्होंने दिया है। लठ वालों को लठ बजा करके ही जवाब दिया। चलिए, जनता ने अपना चलिए जनता ने अपना जनादेश दे दिया। विकास जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी देखिए, रोहित जी ने जो सवाल उठाया वो जनता से जुड़ा विषय है, और मैं देख रहा हूं कि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, पर भाजपा प्रवक्ता की भाषा में वो अहंकार दिख रहा है। मुझे लगता है अगर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिलता है, प्रचंड बहुमत मिलता है, तो नम्रता भी उसी तरह आनी चाहिए। सवाल उठेंगे, पर लठ तक बात पहुंच गई। चर्बी उखाड़ना और निकालना और गर्मी उतारने की बात करते करते गर्मी वास्तव में आ गई, पर सत्ता की यह गर्मी बहुत दिन तक नहीं रहती है। 70 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश के विकास उत्थान में पूरी भूमिका निभाई, पर 7 साल से हम लोग बाहर हैं, पर हम तो नहीं विचलित होते हैं। पर जो लोग 70 साल से कांग्रेस की विचारधारा को गिराना चाह रहे थे, उनको 7 साल में इतने बेअंदाज हो गए कि लाठी और चर्बी और गर्मी की भाषा बोल रहे हैं, जो ये लोकतंत्र में स्वीकार नहीं करना चाहिए। आलोक जी, ये भाषा कोई भी बोले, पक्ष बोले, विपक्ष बोले, छोटा दल बोले, बड़ा दल बोले, एक भी विधायक ना जिसके पास हो, यह भाषा स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि गांधी के देश में, गांधीयन विचारधारा में कल दांडी यात्रा का दिवस था, कल गांधी की विचारधारा को याद रखना चाहिए। आज दूसरे ही दिन सरकार और सत्ता आती और जाती रहेगी, पर हमारे संस्कार, हमारे चरित्र, हमारी भाषा और हमारे व्यवहार से जिस भाषा की बात करते हैं उस भाषा को लेकर के मैं भी कहना चाहूंगा, खास करके अपनी डिबेट में, अपने चैनल पर मैं भाषा की मर्यादा लगातार बनाए रखता हूं। ये लगातार मैं अपने गेस्टों से आए हुए मेहमानों से भी अपील करता हूं। मैं सुशील जी के पास आ रहा हूं। सुशील जी,
जी, आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी, अभी विपक्ष की तरफ से बनाए हाथरस जैसे मुद्दे उठाए। हालांकि पूरे चुनाव के दौरान हम इन मुद्दों को लेकर के चर्चा करते आए हैं, चाहे वो किसानों को मुद्दे को लेकर के हो, चाहे वो हाथरस को, विपक्ष ने इन मुद्दों को बखूबी उठाया। ये बहुत एनालिटिकल सवाल है, बहुत अहम सवाल, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब सुशील जी आपसे लेने की कोशिश कर रहा हूं। अगर जो एनालिसिस हुई है, जो नतीजे सामने आए हैं, वोट परसेंटेज की बात करें तो जहां पर हाथरस की बात करें, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, किसानों की नाराजगी, वहां पर भी जो है वो विपक्ष को लोगों ने नकारा है। किस तरीके से वोटिंग के परसेंटेज को लेकर के अगर बात करें, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के, जहां पर विपक्ष अपना दावा कर रहा था जीत का, चाहे वो सीटों के आकलन को लेकर के बात करें तो 46, 28, 42 3 चरण की सीटें जो पहले चरण की थी पश्चिम की, उसमें ही विपक्ष ये बुरी तरीके से सब हार गए थे, एकदम ठंड में आ गए। जबकि ये हो रहा था कि ये गठबंधन आरएलडी इनका पता नहीं कहाँ पर जाके फटेगा, कितना बड़ा बम फटेगा। तो मैं तो ये मान चलता हूँ आलोक जी कि अब ये हाथरस की, बेच्ची और फला की, वो लखीमपुर की, और वो अभी सब मुद्दों पर थोड़ी दिन के लिए इनको चैन रखना चाहिए। देखिए, मुझे तो बड़ी चिंता ही लग रही है। देखिए, ये भी जनता की राजनीति करते हैं, ये आरएलडी वाले भी करते हैं, सपा वाले भी करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं, बीएसपी वाले भी करते हैं, ओवैसी भी कर रहे थे, रावण भी कर रहे थे, राजभर भी कर रहे थे, निषाद भी कर रहे थे, पल्लवी पटेल भी कर रही थी, अनुप्रिया पटेल भी कर रही थी। आंकड़े सामने हैं। हमें तो चिंता हो रही बहन जी की, अगर उनका एक जो रमाशंकर जी है रसड़ा वाले, अगर कहीं उनकी सद्बुद्धि आ गई और बीजेपी की तरफ उन्होंने थोड़ा सा देख सुन लिया तो क्या होगा इतनी संपत्ति का। हमें तो ये बड़ी चिंता खाई जा रही है। हमें तो ये चिंता खाई जा रही है, बार बार हमारे मित्र कह रहे हैं वो गांधीयन और गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन और पता भारी वो, अरे भाई, कांग्रेस ने पूरा पीआर वर्क किया है। कांग्रेस ने वोट की राजनीति की नहीं है, पूरी दुनिया वोट की राजनीति करती है। 97% जमात जब्त कराए बैठे हुए हैं। 2 लोग हैं, पता नहीं उनकी मुकद्दर है, वो तो प्रमोद जी को बधाई, साधुवाद जो प्रमोद जी ने रिकॉर्ड कायम किया है, और वो मुकद्दर है। अब तो पूरी कांग्रेस चाहिए कि वीरेंद्र चौधरी से और मोना जी से, आराधना जी से सीखे कि कैसे कांग्रेस जीती जाती है। पता नहीं कहाँ की बातें। अभी उनसे ज़्यादा विपक्ष तो वो जो गठबंधन का बीजेपी का, उनके साथ लोग जीते हैं। अनुप्रिया पटेल 12 सीटें लिए हैं, राजभर 6 सीटें लिए हैं, निषाद जी 6 सीटें लिए हैं, उनसे भी तो कमज़ोर हैं। उसके बाद भी अभी ज्ञान, मेरे ख्याल से शपथ ग्रहण तक विपक्ष को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अभी तैयारी करें, 1 साल सोएं, 1 साल सोएं, आराम से चिंतन करें, कहाँ पर कमजोरी रही, कहाँ पर मायावती जी ने निपटाया सपा गठबंधन को, कहाँ पर मुस्लिम ने निपटाया, कहाँ पर दलित ने निपटाया, कहाँ पर यादव ने निपटाया, कहाँ पर हिंदू ने निपटाया। जो कुछ है वो शीशे और आईने के तरीके से आलोक जी साफ है, बिल्कुल एक पारदर्शी तरीके से। विकास जी देखिए, कांग्रेस के लिए पूरी तरीके से, एक बात और कह दूं, कांग्रेसी मित्रों को मैं राय दे रहा हूं इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से, 24 की तैयारी करें, उत्तर प्रदेश का रोना छोड़ दें। आप 24 में देखें कि दिल्ली में राहुल जी के नेतृत्व में क्या बन बिगड़ सकता है, ये देखें। बाकी तो पंजाब उन्होंने अपने हाथों गवा ही दिया, अपने हाथों ही गवा दिया, वरना अमरिंदर सिंह ठीक ठाक चल रहे थे, एक जोकर को लाके खड़ा कर दिया सिद्धू को। चलिए, आपकी इस सलाह पर विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विकास जी। देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं, पत्रकारों की मर्यादा और उनकी स्वतंत्रता पर हम अंकुश लगाने वाले लोग नहीं रहे हैं। इस लोकतंत्र में चुनाव हारने का काम आचार्य नरेंद्र देव जी ने भी किया था। चुनाव, गांधी जी भी चुनाव अगर लड़ते तो शायद हार जाते। इस देश में जाति धर्म के नाम पर सरकार पा जाना के बाद क्या आपको प्रचंड बहुमत का सरकार बन जाएगा तो क्या आप उत्तर प्रदेश को नंबर 1 में बना देंगे महिला हिंसा में? आपको प्रचंड बहुमत की सरकार मिल जाएगी तो सड़क पे लोग चाय बेचेंगे, एमए बीए एलएलबी डिग्री का पर विकास जी, आप तो सवाल के बदले सवाल अगर सवाल का जवाब दे रहे हैं। आलोक जी, एक कहावत है, आलोक जी एक कहावत है, घर के न मरे होते तो फौज खड़ी होती, चाची के मूछे होती तो चाचा क्यों कहलाते। भूतकाल में कब तक रोते रहेंगे, वर्तमान का मैंडेट देखिए ना, उस आपकी तैयारी करिए। दुबे जी, आपका मैं बहुत सम्मान कर रहा हूं, आप सीनियर पत्रकार हैं, अगर हाथरस की बेटी के साथ रात के अंधेरे में हिंदू संस्कार नियमों के विपरीत जाकर उसको अंधेरे में पुलिस जलाएगी तो प्रियंका गांधी वहां जाएंगी, राहुल गांधी जाएंगे। आपको सरकार में जाना आने की चिंता हो सकती है, हम सरकार के लिए नहीं काम करते, हम वेलफेयर के लिए काम करते हैं, देश की जमहूरियत को बचाए रखने के लिए। मुझे लगता है कि अब ये चुनाव के पहले के मुद्दे थे। अब मैं थोड़ा सा अगर आगे की बात करूं तो संजीव जी, कुल मिलाकर के अब अगर अनुप्रिया पटेल की बात करें तो लगातार किस तरीके से 2 से 12 विधायकों तक पहुंच गया है। अब उनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर के, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं उनकी भी हैं, वो भी तमाम सारे मुद्दों को लेकर के
उठाती आई हैं, चाहे वो जातिगत आरक्षण को लेकर के हो या फिर सरकार का हिस्सा रहते हो जाति समीकरण को साधने के, किस तरीके से अब आप लोगों के सामने भी प्रचंड जीत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है साफ तौर पर? नहीं, सहयोगी दलों से बातचीत हो रही है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की भी बातचीत हो रही है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी से और प्रधानमंत्री जी से सबसे उनकी मुलाकात होगी और इस विषय पर बड़ी चर्चा होगी। सहयोगी दल में भी किस तरीके से कैसे क्या करना है और क्या उनको और लाभ मिल सकता है और कैसे उत्तर प्रदेश का और विकास हो सकता है, इस विषय पर जो गंभीर चर्चा होगी, मुझे लगता है कि चर्चा होने दीजिए, उसके बाद जो निकल करके आएगा वो जरूर शेयर किया जाएगा। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकास में जो नौजवान साथी हैं हमारे, जो किसान हैं, उन सबका और भला कैसे हो, इस पर विचार होगा और इन सबको अप्लायंस में लाया जाएगा। जी बिल्कुल, विकास की जिस तरीके से बात की है, मैं रोहित जी के पास आना चाहूंगा। रोहित जी, लगातार अब घूम फिर के देखिए, अब सत्ता पक्ष की तरफ से यही बयान आ रहा है कि हम विपक्ष को साथ में लेकर के चलेंगे, विपक्ष भी अगर जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएगा। अब बड़ी बात यह कि अब आप लोग कह तो रहे हैं, लेकिन मुद्दे अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उठाने शुरू कर दिए अब आप लोगों ने। नहीं, अगर जनता का शोषण ये करेंगे तो मुद्दे तो उठाने पड़ेंगे। वो तो कह रहे हैं हम जनता के हित की बात करेंगे, शोषण की बात ही नहीं आ रही है। तो शुरू कर दिया इन्होंने, वो तो शोषण को शुरू कर दिया, जिसपे संजीव मिश्रा जी मुझे लग रहा है बार बार बच रहे हैं और मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं कि भैया इंटरेस्ट रेट क्यों घटाया आपने ईपीएफ अकाउंट के ऊपर। ईपीएफ अकाउंट से एक मध्यम वर्ग बहुत प्रभावित होता है, उसका फ्यूचर कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ा होता है, उसका रिटायरमेंट उसके साथ जुड़ा होता है, और आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट घटा के आपने उसके साथ धोखा दिया है। जिस मध्यम वर्ग ने आपको विश्वास करके 4 राज्यों में आपकी सरकार बनाई है और उसके ऊपर उसका आपने इंटरेस्ट रेट घटा के आपने उसके साथ धोखा किया है। संजीव मिश्रा जी बच रहे हैं उस बात से, लेकिन विपक्ष होने के नाते हम तो सवाल पूछेंगे ना संजीव कि जी, आपने ऐसा एक क्यों मुद्दे किया? से बच ये सकते हैं, रिटर्न गिफ्ट लेकिन क्यों आप ये जनता को? बताइए, सरकार लगातार कह रही कि वो जनहित के मुद्दों को लेकर के योजनाएं जो चलाई थी वही लाभार्थी बने, वही वोट बैंक में तब्दील हुआ है, सीधी सी बात है। देखिए, आपका मैंडेट आने का मतलब ये नहीं है कि मुद्दे खत्म हो गए जी। लखीमपुर खीरी की सारी सीट जीत जाने का मतलब ये नहीं है कि उन किसानों की हत्या जायज हो गई। तो आपके मैंडेट आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप आधी रात बेटी को जलाएंगे और उस पर हम बात नहीं करेंगे। मैंडेट आया है आपका, वो सरमाथे है। जनता को धन्यवाद, जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका में चुना है। हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे और पूरी तरीके से जनता के साथ खड़े रहेंगे और आपको हम संजीव जी, मजबूर देखिए सीधा करेंगे कि सीधा आप जनता के हित आपसे में एक काम सवाल का करें। जवाब उन्होंने पूछा है और कह रहे में जवाब नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने जो जवाब को चाहा है हमसे, वो आने वाले समय में जो केंद्र सरकार की योजना है, जिस तरीके की योजना है, वो जनता के हितों में कैसे अप्लायंस में आएगी, ये केंद्र सरकार खुद ही इस विषय पर और स्पष्ट करके सामने आएगा। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे साथी हैं वो भी संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं था 5 साल में भी। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल का जवाब नहीं है संजीव जी, उत्तर प्रदेश की सरकार जो 5 साल की चली, उसमें भी ना इनके पास कोई मुद्दा था, और ये बार बार गठबंधन करके केवल अपना काम चलाना चाहते हैं। मुझे लगता है वो सफल नहीं हुआ है। ये हताश और निराश दल है, और मुझे लगता है कि आने वाले में, जैसे सुशील जी ने कहा, सुशील जी बहुत पुराने पत्रकार हैं और उन्होंने भी ये बात कही कि अभी थोड़े दिन जरा देख लीजिए, सरकार की जब कमियां हो तब दिखाइएगा। और मुझे लगता है कि इतना ज्यादा हताश और निराश अभी नहीं होने की जरूरत है। अभी शपथ लेने दीजिए। 5 साल की जो सरकार चली उसमें मुद्दा विपक्ष रहा, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रही। इसी के कारण जो मैंडेट आया वो आपके सामने है, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। जनता के हितों के काम करने वाली सरकार चल रही है, नौजवानों के हितों के काम करने वाली सरकार चल रही है। संजीव जी, जब डबल इंजन की सरकार है, फिर नहीं मिलने वाले, पार्ट 2 को लेकर के बात की जा रही है, तो ऐसे में उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं अब आप लोगों से, चाहे वो लाभार्थियों को लेकर के हो, चाहे वो तमाम सारी योजनाएं जो चुनाव के पहले आप लोगों ने जिनको मूर्त रूप दिया था। नहीं, देखिए, डबल इंजन की सरकार और खासतौर से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बहुत गंभीरता से हर विषय को लेकर के जो हमने कमिटमेंट किए हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा, इस विषय में लगी हुई है, और बहुत बड़े शानदार तरीके से हम अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे, ये आपके चैनल पे विश्वास दिलाते हैं। जी, चलिए सुशील जी, एक बहुत अहम सवाल का जवाब, जब हम आम जन से जुड़ी
लोगों की बात करते हैं, योजनाएं तमाम सारी चल रही हैं और इससे पहले भी, चाहे वो दलितों को लेकर के बात करें, चाहे वो महिलाओं को लेकर के बात करें, चाहे वो लाभार्थी चाहे युवाओं को लेकर के बात करें, लेकिन क्या उन योजनाओं का सही लाभ उन तक मिल पा रहा है? इसकी मॉनिटरिंग कभी या क्रियान्वयन इस पर क्यों नहीं होता है? हालांकि अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ डेटास मांगे भी हैं कि कौन कौन सी हितकारी योजनाएं चल रही हैं, उनका एक डेटा चाहिए। एक मॉनिटरिंग की बहुत बड़ी जरूरत है कि योजनाएं तो आपने लॉन्च कर दी, बना दी कि हाँ दलितों के लिए ये योजनाएं, हजारों योजनाएं, लेकिन क्या उन तक उनका लाभ वाकई में पहुंच रहा है? इसकी बहुत सख्त जरूरत है। नहीं आलोक जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 से पहले डबल इंजन की थी, 3 इंजन की थी, 4 की थी, मुझे नहीं पता। अब 10 तारीख के बाद ये सरकार 1 इंजन की है। उस इंजन का नाम है योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर बाबा। अब डबल इंजन की सरकार ही नहीं है। और जहां तक आपने कहा, तो मैं इतनी कह के कि अब 111 जो लोग हैं ना, जो 111 विपक्ष, और जो एक ठो और वो जो 2 हैं, कहीं 1 है, कहीं उससे ज्यादा राजा भैया वाली जनसत्ता दल है, वो है। अब इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनकी महती जिम्मेदारी बनती है, जो भारी विपक्ष है, ये योजनाओं की मॉनिटरिंग करे कि शपथ ग्रहण के बाद महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद जब ये कार्यक्रम बाबा बुलडोजर जी अगले इंजन की सरकार करती है, योगी जी की सरकार करती है, तो इनकी मॉनिटरिंग जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष काम यही तो है कि बैठ के मॉनिटरिंग करे, जैसे अभी रोहित जी ने करी है। तो ये तो केंद्र का मामला है। उत्तर प्रदेश की मॉनिटरिंग करने में कम से कम 5-6 महीने अभी लगेंगे और 5-6 महीने तक इनको अपनी पूरी कील कांटा को दुरुस्त कर लेना चाहिए। एक बात आलोक जी मैं और कहूंगा, हाँ। इतने अच्छे मैंडेट के बाद मेरा यहाँ से बिल्कुल एक पत्रकार योगी जी को सलाह है, एक इंजन की सरकार को सलाह है, ये डिप्टी वाला जो डिप्टी का कोई मेरे ख्याल से नियम भी नहीं है उसमें, ये डिप्टी वाला लोड प्रेशर मत कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रेशर ना लें। कैबिनेट में उन लोगों को जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको अच्छे विभाग दें, उनसे अच्छा फीडबैक लें, उनसे अच्छा काम लें। ये इस टाइप का कोई ना करे कि 4 डिप्टी सीएम बन गए, 6 डिप्टी सीएम बन गए। जो अच्छे से जीते हैं, जो राजनीतिक समीकरणों में फिट बैठते हो, उनको अच्छे विभाग दें, ओवलाइज ना करें, अच्छे लोगों को विभाग दें, अच्छी महिलाओं को, अच्छे बैकवर्ड को, अच्छे दलित को, अच्छे उसको करके और इस काम को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि प्रदेश के हित में सब काम होगा। और बाकी 111 का विपक्ष बैठा तो है ही, ये लाठी लिए। बिल्कुल सुशील जी की सलाह है ये सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए। विकास जी, जब मैं अभी सुशील जी ने भी कहा किस तरीके से अभी विपक्ष के पास थोड़ा वक्त है, अभी नई सरकार का गठन होगा, मंत्रियों के विभाग दिए जाएंगे 5-6 महीने के, तब तक आप लोग अपने कील कांटे दुरुस्त कीजिए, उसके बाद प्रबल दावेदारी कीजिए मुद्दे उठाने की। देखिए, हर युद्ध के बाद हमेशा सेना की तैयारी आगामी युद्ध के लिए तैयार करना होता है। और हम भी अपनी समीक्षा कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं, अपने सांगठनिक ढांचे को देख रहे हैं कहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ। पर मुझे लगता है, और हमारे नेतृत्व ने भी बहुत अध्ययन करने के बाद भी हम लोगों को यह है कि हमारी रणनीति फेल हुई है, न पार्टी फेल हुई है, न हमारा शीर्ष नेतृत्व की कोई कमी है। हम कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी होती है, केवल नेतृत्व ही उसमें सब कुछ नहीं होता है। कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं आता है कि कोई वीआईपी चेहरा है तो वो पूरे देश या प्रदेश की राजनीति कर लेगा। यहाँ पर धर्म जाति की जो बात थी उसको हमें समझने में शायद गलती हुई है या कहाँ चूक हुई है, इस चीज़ का हमें आकलन करना होगा। और हम समझते हैं कि कांग्रेस से बेहतर इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के का न कभी मूड रही है, न सोच रही है, न उसके डीएनए में रही है। हाँ, हमसे कमजोरी हुई है, हम गांधीयन थॉट से हटे हैं। गांधी थॉट कोई मामूली शब्द नहीं है, जो भाषण या सत्संग नहीं है जिसको बड़ी गंभीरता से ना सुनकर उसको हवा में उड़ा दिया जाता है। जिसने गांधी को नहीं माना वो देश क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं पूछा जाएगा। गांधी को मोदी जी ने भी स्वीकार किया और इस गांधी की स्वीकार्यता को लिया है। बात अलग है कि गांधी को तो नहीं, पर उनका चश्मा और कोई उनकी लाठी इस्तेमाल कर रहा है। स्वीकार्यता इस बात को लेकर के है कि आप एक जनसेवक के रूप में कितना आप लोगों के बीच गए, कितनी उनकी योजनाओं को लाभ दिलाया, बड़ी बात यह है कितनी आपने उनकी मदद की। जी आलोक जी, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच है, माननीय राहुल गांधी और इसी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की सोच है, जिससे आप राशन दे रहे हैं गरीबों को। जी, ये कोई एहसान नहीं कर रहे थे, हमने उसको अपना धर्म समझा, आपने उसको प्रचार का माध्यम समझा। हम सिलेंडर देते थे, सोचते नहीं थे किसी के घर का चूल्हा जलाना ये हमारा धर्म है, आप उसका प्रचार करते हैं।
अगर आपने भारत की गरीबी को बढ़ाया इन 7.5 सालों में और उसको वोट के बैंक के रूप में इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आपकी राजनीतिक रणनीतिक कौशल को हम धन्यवाद देते हैं, आपको बधाई देते हैं, पर हम आपसे सीखेंगे नहीं। बड़ी सब बात यह है कि आपकी राजनीतिक जो कुशलता है वो आप अपने काम जनता के बीच क्यों नहीं गिना पाए, क्योंकि जनता तो जनार्दन होती है ना, वही सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। जनता को गुमराह करना, चलिए अपने नमक के कोशिश नाम तो पर, आप उसकी लोगों ने आस्था भी के नाम की। पर गुमराह करना, आप जनता के मैंडेट पे आप सवाल नहीं है। उठा सकते, आप जनता ने जिसे जनता जनार्दन होती है। जी सुशील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार इस जीत हार को लेकर के सवाल बराबर उठ रहे हैं, विपक्ष भी अभी लगातार सवाल उठा रहा है। मेरा आपसे मुद्दा यह है कि जब हम विकास को लेकर के बात करते हैं और वोट बैंक को लेकर के बात करते हैं, विकास की बात हो गई, लगातार यह कहा जा रहा है कि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो खिसक के बीजेपी में आया, और बीजेपी कहती है कि नहीं, जो लाभार्थी हैं, जो योजनाएं हैं, उनके दम पर जीती है, जनता जनार्दन ने जिताया है। हालांकि बेशक बीजेपी ये क्यों कहेगी कि बीएसपी का वोट आया है, बीएसपी में बाकी लोग कहते रहे, लेकिन सच ये है कि बीएसपी ने काफी मदद करी, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके आंकड़े भी सामने आ गए। 122 सीटों पर बीएसपी ने वो लोग खड़े किए थे जो सपा और यादव बहुल सीटों पर सब कुछ था, वो रिजल्ट सामने है, वो बीएसपी ने किया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। अब आपने दूसरी बात करी, क्या कौन सी? बीएसपी को लेकर के, बीएसपी का जो वोट बैंक था, वो तो जो बता दिया सरकार की मैंने। जो योजनाएं थी। हाँ, अब योजनाओं लाभार्थी देखिए, हाँ। ये चुनाव दो चीजों से, मैंने अभी 2-3 दिन में जो आंकलन किया है, दो चीजों से बहुत जीता गया है। एक तो निश्चित रूप से बीजेपी का लाभार्थी वर्ग बन चुका है, कोई शक नहीं इसमें, चाहे वो जिला के रूप में हो, चाहे 2000 रुपए के रूप में हो, चाहे वो शौचालय के रूप में हो, चाहे वो राशन के रूप में हो, चाहे वो, लेकिन सबसे बड़ा एक अनजाना वर्ग बन चुका है वोटर आलोक जी का, जिसको लोग समझ ही नहीं पाए चुनाव में। जो एक हिंदू आशंका जो होता ना कि मुसलमान जब अखिलेश आ जाएंगे या सपा आ जाएगी तो मुसलमान यादव फला कर देगा, धमाका कर देगा, हालांकि मैं शंका को नहीं मानता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आशंका बीजेपी ने जो बिठा रखी है हिंदू जन्म चेतन में, आप उसमें दिमाग में, वो एक ऐसा हिंदू वर्ग बन चुका है, वो वर्ग नहीं, वो वर्ग कट्टर वोटर बन चुका है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो सपा किसी उसका हो, लाभार्थी के साथ साथ ये सबसे बड़ा जो वोट बैंक बीजेपी ने बनाया है, ये जो सक्सेस हुई है लाभार्थी वाले से नहीं हुई है, इस वोट बैंक के कारण सक्सेस हुई है। तो संजीव जी, ये बहुत अहम सवाल का जवाब मैं सीधे आपसे चाहूंगा कि लाभार्थी नहीं, आपका अपना अलग एक वोट बैंक है, उसको लेकर के आपने जीत दर्ज की है, और ये ऐसी रणनीति चल रही थी अंदर अंदर, आप लोगों ने कभी खुलासा भी नहीं किया। आप तो लगातार अभी भी जो प्रचंड बहुमत आया उसको लेकर के कह रहे हैं हमारे लाभार्थी, हमारी योजनाएं, उनका लाभ हमें सीधे तौर पर मिला है। नहीं, देखिए कई फैक्टर थे। हाँ, सुशील जी बड़े भाई की तरह हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने हिसाब से इस बात को समझा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सपा और बसपा की सरकारों में गुंडा राज था, जिस तरीके से माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, जिस तरीके से लठ तंत्र चलता था, देखिए उसके जब 2017 में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद इन गुंडों, अपराधियों और जो माफिया जो ज़मीनों पे कब्जा करते थे, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते थे, उन पे जब बुलडोज़र चला तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने अमन चैन उनमें आया। उनको लगा कि गुंडों और अपराधी जिस तरीके से गली गली में हावी हो रखे थे, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो थाना हुआ करते थे, थाना अध्यक्ष सब यादव एक तरफ से हुआ करते थे, तो एक इस तरीके का पैटर्न चल रहा था, उससे निजात मिली और एक अमन चैन का जो माहौल बना उत्तर प्रदेश में, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और बाकी जो लाभार्थी थे इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आप लोगों ने जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठाया है, रोहित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जो माहौल एक बनाने की कोशिश की गई, लगातार जब भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात होती है, बीजेपी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, ये बात बार बार क्यों उठती? क्या इस मुद्दे का आप लोग माकूल जवाब नहीं दे पाए क्या? नहीं, देखिए मुझे लगता है चुनाव में हम क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए वो रिजल्ट हम सबके सामने है। 10 तारीख को रिजल्ट आ चुका है, अब उस पर बात करना मुझे लगता है बेमानी होगा। पर ये जरूर है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि राजधानी के अंदर आज ही 40 लाख की लूट हुई है, आगरा के अंदर एक व्यापारी की हत्या हुई है, और ये सब ये मुद्दे 10 तारीख के बाद के हैं। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो 10 तारीख के पहले का हो। जनता ने आपको मैंडेट दिया है, बिल्कुल वो सरमाथे है, और आप सत्ता के लिए शपथ लेने के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं। योगी जी लिस्ट भी लेने गए हैं, किसको मंत्री बनाना है, किसको डिप्टी सीएम बनाना है, उसकी लिस्ट लेने के लिए वो दिल्ली गए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी सुशील जी कह रहे थे कि शायद ये अब सिंगल इंजन की सरकार हो गई, तो मुझे लगता है
मैं थोड़ा सा असहमत हूँ सुशील जी की इस बात से, क्योंकि सिंगल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल इंजन की ही सरकार है, जो एक्चुअल में दिल्ली के इंजन से ही चलती है। यहाँ के इंजन को तो सिर्फ धक्का ही देना होता है। और अगर डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, तो अभी सुशील जी बधाई दे रहे थे योगी जी को प्रधानमंत्री बनने की, वो तो बहुत ही बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद डिप्टी सीएम अगर नहीं बनाएंगे, योगी जी का कद चलिए बढ़ जाएगा, तो किसको कौन सा कैसा पद मिलेगा उसको लेकर भी अभी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। एक फाइनल कमेंट में जरा जानना चाहूंगा। जी जी, आपसी मुद्दा है और इंटरनल मुद्दा है, और ये सुशील जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो कह सकते हैं ये बातें। पर हाँ, ये सुशील जी भी जानते हैं कि अगर योगी जी सिंगल इंजन की सरकार चला लेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो फिर आगे क्या दशा होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। खैर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, विपक्ष की भूमिका के अंदर हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते रहेंगे, और जब जो समस्याएं जनता के सामने आएंगी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कोई एतराज नहीं है। आप समय समय पर माकूल मुद्दे उठाइए, बस मुद्दे जनता के इससे जुड़े होने चाहिए। कि फाइनल कमेंट संजीव जी। अरे देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 5 साल 17 से 22 तक हमने देखा है, विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं तो चाहूँगा कि अब विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, जनता से कनेक्टिविटी रखे। एक तरफ सरकार जब जनता के भले के लिए खड़ी है, तो विपक्ष भी अगर जनता का कुछ भला करता है, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जनता से कनेक्टिविटी भी ये लोग रखें। केवल कमरे में बैठकर ट्वीट के आधार पर जो पिछले 5 साल किया इन्होंने, उसको अब की विपक्ष तो देखिए बराबर सहयोग देने की कोशिश कर रहा है कि हम समय समय पे मुद्दे भी उठाते रहेंगे। कई उन्होंने उदाहरण बताया मैंने, वैक्सीन को, ये भाजपा की वैक्सीन जो लोग बताते हैं, जो कोरोना जैसी वैश्विक पूरे विश्व में उसका समस्या चल रही थी, ऐसे में जब यहाँ लॉकडाउन लग रहा है तो लॉकडाउन साहब क्यों लग रहा है, लॉकडाउन खुल रहा है तो लॉकडाउन क्यों खुल रहा है, इस तरीके की जो आ रही थी बात। चलिए अब मैं थोड़ा आगे की बात करता हूं भाई। ये सब चीजें चुनावी मुद्दे हो चुके हैं। विकास जी, कुल मिलाकर के विपक्ष के तौर पर किस तरीके से सामंजस्य बना करके चलेंगे, और बात उन मुद्दों की करेंगे जो वाकई में जनता से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। देखिए, जनता के मुद्दे से हमेशा कांग्रेस को सरोकार रहा है, और जो चीज़ें जनता के विपरीत जाएंगी और सरकार को प्रचंड बहुमत मिल जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भी विमुख हो जाए। जितना प्रचंड बहुमत उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और दोबारा अगर आपको दिया गया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आपकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में यही अंतर है कि हम लोग एक सरकार में रहें या सरकार से बाहर रहें, हमारी भाषा वही होगी। अहंकार हमको इस बात का है कि हम देश के लिए शहादत देने वाले लोग हैं। हम अपनी सरकार तक की शहादत दे सकते हैं, पर देश की एकता अखंडता को खतरे में नहीं डाल सकते। तो आप कोई भी काम करिए, भारत के संविधान के दायरे में रह के करिए, लोकतंत्र को ध्यान में रखिए, और अंतिम व्यक्ति को भी आवाज उठाने और बात करने का वो लगातार अंत्योदय तक बीजेपी बात करती है। संजीव जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि लगातार मैं जिस तरीके से कौन रहेगा, नए चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, किस तरीके से पुराने चेहरों को क्या कुछ जिम्मेदारी होगी, इस पूरी कवायद के बीच अगर अनुप्रिया पटेल की जिस तरीके से बात करें, जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने अलग मुद्दे हैं, किस तरीके से वो नीट में आरक्षण को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया, ऐसे तमाम सारे मुद्दे उठाती हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं, 2 से 12 सीटों पर वो पहुंची हैं। फिलहाल पार्टी अब किस तरीके से उनको नेतृत्व में और खास करके मेन स्ट्रीम में मौका देगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में मंत्री परिषद का गठन होना है जी। मंत्री परिषद का गठन होने दीजिए, सहयोगी दल हमारे साथ में है, और उत्तर प्रदेश का विकास कैसे और तेजी से हो सके, हम इसी विषय पर मैं समझता हूँ गंभीर हैं। और उत्तर प्रदेश का विकास हो, गरीबों को जिस तरीके से लाभ पहुंचा है, चाहे वो डबल डोज का लाभ है, उस तरीके से गरीबों को अगर कहीं कोई असुविधा होती है तो उनको लाभ पहुंचे, नौजवानों को लाभ पहुंचे, उनको कैसे सरकारी नौकरियां और उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, इस पर पूरा हमारा ध्यान केंद्रित होगा। मंत्रिपरिषद का विस्तार होने दीजिए। मुझे लगता है कि नया मंत्रिमंडल और तेजी से उत्तर प्रदेश के विकास पे लगेगा। बिल्कुल, नया मंत्रिमंडल को लेकर के बात करें, सुशील जी, आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। नए मंत्रिमंडल को लेकर के लोगों में बहुत तेज सुगबुगाहट है, चाहे वो नए चेहरों को लेकर के बात करें, चाहे पुराने लोगों को किस तरीके की तवज्जो दी जाएगी, और साथ ही साथ बीएसपी के घटते जनाधार को लेकर और अनुप्रिया पटेल को लेकर के बात करें, अपना दल एस को लेकर के, तो आप किस तरीके से देखते हैं उनकी दखलंदाजी, जिस तरीके से उनका जो 2 से 12 सीटें जो आई हैं? देखिए, दखलंदाजी तो अब नहीं होगी, लेकिन सम्मान पूरा मिलेगा, जैसा मुझे लगता है मिलना भी चाहिए। निषाद जी ने, राजभर जी ने, अनुप्रिया जी ने बड़ा शानदार वो दिया है, प्रदर्शन किया है, तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व या योगी जी इनको पूरा सम्मान देंगे। दखलंदाजी की कोई बात ही नहीं, इसमें म्यूचुअल है आपस में। दूसरा, मुझे विपक्ष को एक वो देना है, विनम्र सलाह देनी है कि अब देखिए 5 साल तो बीजेपी है ही, अब तो है, लेकिन आने वाले वक्त में जो नगर निगम के चुनाव हैं, जो लोकसभा के चुनाव हैं,
ये उसकी तैयारी करें और यहाँ पे अपने सांसद बढ़ाएं। दिल्ली में भी आवाज़ गूंजेगी, उत्तर प्रदेश में भी आवाज़ गूंजेगी। बाकी संसद को शुभकामनाएं, योगी जी को शुभकामनाएं, मोदी जी को शुभकामनाएं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका, विकास जी आपका भी, रोहित जी आपका भी, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नए मंत्रिमंडल का गठन कैसा होगा और जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है, और साथ ही साथ अपना दल को लेकर के बात करें, बीएसपी के जनाधार को लेकर के तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन नए मंत्रिमंडल को लेकर के फिलहाल कैसा होगा इसका स्वरूप, इस पर भी हम अपने दर्शकों को लगातार अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।